Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is फ्लेक्स फ्यूल। हम जानेंगे फ्लेक्स फ्यूल के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। टोयोटा विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार। जो टोयोटा कंपनी है वो लॉन्च करेगी इंडिया के पहली फ्लेक्स फ्यूल कार को। तो कौन सी कंपनी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है? अ फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल इज एन इंटरनल कंबशन इंजन कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ऑन गैसोलीन एज वेल एज ब्लेंड ऑफ गैसोलीन एंड इथेनॉल। जो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल होता है ये एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है जो कि कैपेबल होता है ऑपरेट करने के लिए गैसोलीन पे भी, साथ साथ ब्लेंड ऑफ गैसोलीन और इथेनॉल पे भी। जैसे कि आपका E85 और फ्लेक्स फ्यूल इज ए गैसोलीन इथेनॉल ब्लेंड कंटेनिंग 51% टू 83% इथेनॉल। जो आपका E85 या फ्लेक्स फ्यूल है ये गैसोलीन इथेनॉल ब्लेंड है जो कि कंटेन करता है आपका 51 से 83% इथेनॉल को। The engine control module of the car is calibrated to accommodate higher oxygen content of ethanol। और जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है कार का, इसको कैलिब्रेट किया गया है ताकि ये एकोमोडेट कर सके हायर ऑक्सीजन कंटेंट को इथेनॉल का। सच कार और ऑलरेडी रनिंग इन ब्राजील, यूएसए एंड कनाडा। और इस टाइप का जो कार है वो पहले से रन कर रहा है ब्राजील, यूएसए और कनाडा पे। इसका क्या बेनिफिट होगा? लोअर पॉल्यूशन, लोअर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल, इंक्रीज फार्मर इनकम। इसके कारण पॉल्यूशन कम होगा, जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल के ऊपर वो कम होगा, फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, कॉरोजन रिस्क फ्रॉम इथेनॉल टू इंजन, इथेनॉल फ्यूल एफिशिएंसी इज लोअर देन पेट्रोल, इथेनॉल प्रोडक्शन कंज्यूम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। जो कॉस्ट होगा व्हीकल का वो बढ़ जाएगा। जो कॉरोजन रिस्क होगा इथेनॉल टू इंजन के कारण वो बढ़ जाएगा। इथेनॉल का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कम है पेट्रोल के कंपैरिजन पे। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। ये सारे कुछ इश्यू है जिसको कि सॉर्ट आउट करना आवश्यक है। ये आप देख सकते हैं जो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल होगा वो कैसा होगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल हो गया, ये आपका इंटरनल कंबशन इंजन स्पार्क इग्निटेड, ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये आपका बैटरी हो गया, ट्रांसमिशन, फ्यूल लाइन, एग्जॉस्ट पंप, फ्यूल टैंक और आपका वो फ्यूल फिलर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉटरडैम कन्वेंशन। हम जानेंगे रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ 2 न्यू हैजार्डस पेस्टिसाइड आइप्रोडाइन और टेर्बोफोस हैव बीन रिकमेंडेड फॉर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट PIC प्रोसीड्यूर अंडर रॉटरडैम कन्वेंशन। जो इंटरनेशनल ट्रेड है 2 न्यू हैजार्डस पेस्टिसाइड का कौन कौन सा? तो इम्प्रोडियोन और टेर्बोफोस का इसको रिकमेंड किया गया है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट PIC प्रोसीड्यूर पे अंडर रॉटरडैम कन्वेंशन के। द केमिकल आर डेंजरस फॉर ह्यूमन एंड एक्वेटिक एनिमल। ये जो केमिकल है ये डेंजरस है ह्यूमन और एक्वेटिक एनिमल दोनों के लिए। ये कन्वेंशन है क्या? रॉटरडैम कन्वेंशन। द रॉटरडैम कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग बाय कंट्री विथ रिगार्ड टू ट्रेड इन हैजार्डस केमिकल। जो रॉटरडैम कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये फैसिलिटेट कर सके इन्फॉर्म डिसीजन लेने में कंट्रीज को जो ट्रेड हो रहा है हैजार्डस केमिकल को लेके। टर्बोफोस के बारे में हम जान ले। टर्बोफोस जिसको और आइप्रोडाइन जिसके बारे में कहा गया है। टर्बोफोस इज ए सॉइल इंसेक्टिसाइड यूज्ड कॉमनली ऑन sorghum, मेज, बीट एंड पोटैटो। इट हैज आल्सो बीन फाउंड टू पोज रिस्क टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी। जो टर्बोफोस है ये आपका एक सॉइल इंसेक्टिसाइड है जिसका कॉमनली उपयोग होता है sorghum, मेज, बीट और पोटैटो पे। ये जो है रिस्क क्रिएट कर रहा है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए इसके टॉक्सिसिटी के कारण। In India, the use of this chemical was permitted by the 2015 Anupam Verma Committee report. The country is among the largest exporter of turbofos. और इंडिया में जो उपयोग है केमिकल का इसका परमिटेड है 2015 के अनुपम वर्मा कमेटी रिपोर्ट के अनुसार। और जो कंट्री है वो यूज कर रहे हैं, इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हो रहा है टर्बोफोस का। आइप्रोडाइन की अगर हम बात करें तो जो कि एक फंगीसाइड है जिसका उपयोग होता है वाइन्स, फ्रूट, ट्री और वेजिटेबल पे। इसको क्लासिफाई किया गया है कि ये कार्सिनोजेनिक है और टॉक्सिक है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये दोनों ही बहुत हार्मफुल है, तो एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है इनके ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जाइजिंग इंडिया नेपाल टाइज। तो हम जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया है एनर्जाइजिंग इंडिया नेपाल टाइज के बारे में, क्या बैकग्राउंड है, फिर कौन कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है नेपाल के लिए। तो इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC लिमिटेड to develop the West Seti and Seti River project, a total of 1200 megawatt। जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है नेपाल का उसने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंडिया के नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC लिमिटेड के साथ, ताकि वो डेवलप कर सके वेस्ट सेती और सेती रिवर SR6 प्रोजेक्ट को, जो कि टोटल आपका 1200 मेगावाट का होगा। बैकग्राउंड क्या है? विड्रॉल ऑफ चाइना। चाइना विड्रॉ फ्रॉम द सेती प्रोजेक्ट बिफोर नेपाल डिसाइडेड टू ग्रांट द प्रोजेक्ट टू इंडिया। चाइना विड्रॉ कर लिया था सेती प्रोजेक्ट खुद को नेपाल के डिसाइड करने के पहले ही, जब उसने सोचा था कि वो प्रोजेक्ट इंडिया को देगा।
इश्यू ऑफ रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, जो प्रॉब्लम है रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का। इन एंड मूव इन 2012 चाइना's थ्री गॉर्ज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन वाज असाइन्ड टू डेवलप द प्रोजेक्ट बट इट विथड्रॉ इन 2018 साइटिंग इश्यू ऑफ रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। एक मऊ जो था 2012 में जो साइन किया गया था चाइना के थ्री गॉर्ज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसको असाइन किया गया था कि डेवलप किया जाए प्रोजेक्ट को, लेकिन वो पीछे हट गया 2018 में। उसने रीजन दिया रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का। अदर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग इंडिया, जो बाकी प्रोजेक्ट है जो कि इन्वॉल्व कर रहा है इंडिया का नेपाल पे, तो मैकाली ट्रीटी 6480 मेगावाट के लिए, अपर करनाली प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का, अरुण 3 प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का। बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट फॉर इंडिया, क्या बेनिफिट होगा इन सारे प्रोजेक्ट का इंडिया के लिए। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है चाइना का, इट विल हेल्प इंडिया मिनिमाइज द चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड फर्म इट प्रेजेंस इन नेपाल। ये मदद करेगा भारत को कम करने में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है अभी नेपाल के ऊपर, और इंडिया जो अपना फर्म प्रेजेंस दिखा पाएगा नेपाल पे। द वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज अ मेजर चाइनीज वेंचर अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और जो वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था एक मेजर चाइनीज वेंचर था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत, लेकिन अब इसको चाइना कर रहा है, ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज की अगर हम बात करें, द प्रोजेक्ट हैड द पोटेंशियल टू एनहेंस क्रॉस बॉर्डर पावर एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्री। जो प्रोजेक्ट है उसका पोटेंशियल है कि वो इनहेंस कर सकता है क्रॉस बॉर्डर पावर एक्सचेंज को दोनों कंट्री के बीच में। ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, जो एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है, द वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कैन प्रोवाइड एन एडेड अल्टरनेटिव एंड वायबल वे टू एड्रेस पावर डेफिसिट। और जो वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये प्रोवाइड करेगा एक एडेड अल्टरनेटिव को, वायबल तरीका को एड्रेस करने के लिए पावर डेफिसिट को। स्टेप नीडेड फॉर दिस सक्सेस, क्या स्टेप है जो कि आवश्यक है इसके सक्सेस के लिए। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट, जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको पहले सॉर्ट आउट करना होगा। देयर नीड टू बी केयरफुल स्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट सिनेरियो, पार्टिकुलरली ए कंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड कॉस्ट ऑफ रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एट द प्रीलिमिनरी स्टेज। आवश्यकता है केयरफुल स्टडी करने की इन्वेस्टमेंट सिनेरियो को, पार्टिकुलरली कंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क को, और जो कॉस्ट होगा रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का प्रीलिमिनरी स्टेज में ही, ताकि जो कॉस्ट है वो बाद में जाके बढ़े नहीं, ना कोई इश्यू और प्रॉब्लम हो बाद में। नेपाल कॉन्सर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी रेट एंड सप्लाई फ्रॉम इंडिया, नेपाल को चिंता है इलेक्ट्रिसिटी के रेट को लेकर और जो सप्लाई होगा इंडिया की तरफ से। To address this concern, the new MoU has already revised the percentage share of energy that Nepal will revise free of cost from generation project to 9 from 10%। जो एड्रेस करने के लिए इस प्रॉब्लम को, जो नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसने पहले ही रिवाइज कर दिया है परसेंटेज शेयर को एनर्जी के लिए। नेपाल जो है वो अब रिसीव करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो जनरेट होगा प्रोजेक्ट है 9% फ्रॉम 10% है। डोमेस्टिक डिमांड की अगर हम बात करें, द MoU अलो नेपाल टू रिक्वेस्ट द NHPC टू सेल द पावर जनरेटेड फ्रॉम प्रोजेक्ट टू द डोमेस्टिक मार्केट बिफोर सेलिंग होल और पार्ट टू एक्सपोर्ट मार्केट। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये अलो करेगा नेपाल को कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं NHPC से कि वो सेल करे पावर को जो गैदर किया गया, जनरेट किया गया इस प्रोजेक्ट से डोमेस्टिक मार्केट में पहले, बाद में वो सेल किया जाएगा होल व पूरा पार्ट को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। BBIN Energy Corporation. The project can also be extended to other regional partner under Bangladesh, Bhutan, India, Nepal framework for cross-border energy cooperation. और ये जो प्रोजेक्ट है इसको एक्सटेंड किया जा सकेगा अदर रीजनल पार्टनर के लिए भी, BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कॉपरेशन के लिए। ये आप देख सकते हैं जहां पे वेस्ट सेती डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ये आपका सेती रिवर है, ये आपका कर्नाली रिवर है, ये आपका नेपाल, ये काठमांडू, ये आपका इंडिया का रीजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिल्फियोन। तो हम जानेंगे सिल्फियोन के बारे में कि क्यों न्यूज में आया, फिर ये है क्या। A Mediterranean medicinal plant considered a cure-all that mysteriously vanished 2000 years ago may still be around, a recent study claim. जो एक मेडिटेरेनियन मेडिसिनल प्लांट था जिसको कंसीडर किया जा रहा था कि क्योर कर सकता है, ज्यादातर मिस्टेरियसली वेनिश हो चुका था 2000 ईयर अगो, लेकिन ये अभी भी है, एक स्टडी में क्लेम किया गया है। Silphion. The resins of the silphion was extensively used as a spice, perfume, aphrodisiac, contraceptive, and medicine. It occupied an important place in the export economy of ancient Syrian and Old Greek and later Roman colonial near northeastern Libya. जो रेजिन्स होता है सिल्फाइन का वो एक्सटेंसिवली उपयोग किया जा रहा था स्पाइस, परफ्यूम, एफ्रोडियासिक, कॉन्ट्रासेप्टिक और मेडिसिन के तौर पे। ये ऑक्युपाइड करता है एक इंपॉर्टेंट प्लेस को एक्सपोर्ट इकोनॉमी में एंशियंट कायरिन, ओल्ड ग्रीक और लेटर रोमन कॉलोनी पे, जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न लीबिया के आसपास के एरिया में थे। सिल्फाइन वाज यूज्ड टू ट्रीट वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग गॉइटर, सिस्टाइका, नर्व पेन, toothache, intestinal disorder, hormonal disorder, epilepsy, tetanus, polypus, abnormal growth of tissue,
एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर अकॉर्डिंग टू स्टडी। और स्टडी के अनुसार जो सिल्फाइन है इसका उपयोग किया जाता था उस समय ट्रीट करने के लिए बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम को, जिसमें कि गॉइटर, साइटिका, नर्व पेन हो गया, टूटैक हो गया, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर हो गया, हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया, एपिलेप्सी हो गया, टेटनस हो गया, पॉलिप्स हो गया जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होता है टिश्यू का, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, इन सब का ट्रीटमेंट में इसका उपयोग होता था। Its stalk were eaten as a vegetable while the root were consumed raw. The plant was also used to preserve lentil, historical records show. इसका जो स्टॉक होता था उसको यूज किया जाता था वेजिटेबल के तौर पे, जबकि इसका रूट का उपयोग होता था रॉ तौर पे। जो प्लांट है इसका उपयोग होता था प्रिजर्व करने के लिए लेंटिल्स को, हिस्टोरियन रिकॉर्ड ये बताता है। ओवर हार्वेस्टिंग में हैव ड्राइवन द प्लांट इनटू एक्सटिंक्शन, और जो ओवर हार्वेस्ट किया गया इस प्लांट को, इस कारण ये एक्सटिंक्शन के क्राइटेरिया पे पहुंच गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जलदूत ऐप। पीआईबी की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जानेंगे जलदूत ऐप के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज डेवलप्ड दिस ऐप टू हेल्प ग्राम रोजगार सहायक टू मेजर द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ सिलेक्टेड वेल ट्वाइस ए ईयर इन सिलेक्टेड विलेज। तो किसने ये किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने डेवलप किया इस ऐप को, ताकि ये मदद करे ग्राम रोजगार सहायक को मेजर करने में ग्राउंड वाटर लेवल को सिलेक्टेड वेल्स का ट्वाइस ईयर पे सिलेक्टेड विलेज के लिए। ये जो डाटा होगा इसका उपयोग किया जाएगा प्लान तैयार करने के लिए ग्राउंड वाटर ऑगमेंटेशन में, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान और महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड विल इंक्रीज इंडिया ट्रेड। जो क्वाड है वो इंक्रीज करेगा इंडिया का ट्रेड को, तो हम जानेंगे इसके बारे में, क्या प्रॉब्लम है, क्या बेनिफिट होगा, क्वाड है क्या। India's membership of the Quadrilateral Security Dialogue would give an opportunity to benefit from greater trade and investment flow to economic ties are expected to deepen among members seeking to reduce their dependence on China. जो इंडिया का मेंबरशिप है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वेड के लिए, ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो बेनिफिट करेगा ग्रेटर ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट फ्लो में, इकोनॉमिक टाइज के साथ साथ। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मजबूत करेगा रिश्तों को और रिड्यूस करेगा जो डिपेंडेंस है बाकी कंट्री का चाइना के ऊपर। बेनिफिट ऑफ इंडिया इन क्वाड, क्या बेनिफिट है इंडिया के लिए क्वाड पे? इंडिया इज poised to become a growing destination market for growing from other Quad countries, including commodities, machinery and chemical. इंडिया जो है उसको देखा गया है कि वो एक ग्रोइंग डेस्टिनेशन मार्केट है गुड्स के लिए अदर क्वाड कंट्रीज के बीच में, साथ साथ कमोडिटी, मशीनरी और केमिकल्स के लिए। यूएस एंड जापान विल कंटिन्यू टू बी मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया इन सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर। जो यूएस और जापान है वो कंटिन्यू मेजर सोर्स है एफडीआई के लिए भारत में, सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर सेक्टर पे। ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंस विल ग्रो एज ए रिजल्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया का जो प्रेजेंस है वो बढ़ेगा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका इंडिया के साथ। इस कारण प्रॉब्लम क्या है फिर? India's businessman climate and the level of investment attractiveness will remain weak compared with that of other Asia Pacific economy and other Quad member. इंडिया का जो बिजनेस क्लाइमेट है, जो लेवल है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस का, वो कमजोर है, काफी कम है अगर हम इसको कंपेयर करें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक व अदर क्वाड मेंबर के साथ। तो a lack of cohesion between Quad members or any given issue exemplified by India's opting out of the trade pillar of the IPEF. और जो कमी है कोहेशन का मेंबर्स के बीच में, कोई गिवन इश्यू को नहीं देखा गया है, ये बढ़ा रहा है इंडिया जो ऑप्ट किया था उसने आईपीएफ को, इस रीजन को। क्वाड के बारे में हम जान ले। क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज द इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया विथ अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर एंड सपोर्ट फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एक शेयर ऑब्जेक्टिव रखता है ये इंश्योर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए फ्री, ओपन और प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन को। The idea of Quad was first mooted by Japanese Prime Minister Shinzo Abe in 2007, but took shape only in 2017. जो आइडिया था क्वाड का, इसको पहली बार दिया गया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे के द्वारा 2007 पे, लेकिन ये ऑफिशियली शेप लिया 2017 पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.